दिल्ली की एक तूफानी रात में जब मूसलाधार बारिश सिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के गेट पर कहर बरपा रही थी, आर्यन नाम का एक बेघर लड़का संयोग से वहां मौजूद था। उसने देखा कि एक बांस की टोकरी में एक नवजात शिशु को कोई छोड़ गया है, जो ठंड और बारिश में भीग रहा था। बिना एक पल की देरी किए आर्यन ने उस बच्चे को अपनी बाहों में समेटा और अंधेरे में दौड़ पड़ा। यहीं से दिल्ली के दिल में खतरों और ममता से भरे एक सफर की शुरुआत हुई। आर्यन को उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये भावुक फैसला उसे एक अमीर परिवार की अपने खोए हुए बच्चे की तलाश की कहानी में खींच लेगा और इन दो बच्चों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। दिल्ली की उस काली रात में जब सड़कों की पीली लाइटें भी बारिश की बौछारों के सामने धुंधली पड़ रही थीं, आर्यन, जो बहुत ही दुबला पतला था, अस्पताल के पास एक छज्जे के नीचे ठिठुर रहा था। सर्दियों की पहली सर्द हवा उसके फटे पुराने कपड़ों को चीरती हुई हड्डियों तक पहुंच रही थी, जिससे वो कांप उठा। फिर भी उसने अपने कपड़े के थैले को कसकर पकड़ रखा था, जिसमें कुछ खाली पानी की बोतलें और पिछले दिन की बची हुई कुछ सूखी रोटियां थीं। बारिश की रातें आर्यन जैसे सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए हमेशा मुश्किल होती थीं। सोने के लिए गत्ते भीग जाते थे और सिर छिपाने की जगहों पर बड़ों का कब्जा हो जाता था। आर्यन बस बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था ताकि वो उस फ्लाईओवर के नीचे वापस जा सके जहां वो पिछले कुछ महीनों से सो रहा था। लेकिन जैसे ही वो अपनी चप्पल का टूटा हुआ फीता बांधने के लिए झुका, उसे अस्पताल के गेट के पास से एक बहुत ही धीमी आवाज सुनाई दी। पहले उसे लगा कि शायद कोई बिल्ली का बच्चा है, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो वो आवाज निश्चित रूप से एक नवजात शिशु के रोने की थी, धीमी और कांपती हुई, मानो हर रोने की आवाज बारिश के शोर में घुल रही हो। आर्यन ने सिर उठाकर चारों ओर देखा। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, न कोई गाड़ी और न ही कोई इंसान। वो कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया, फिर आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। अस्पताल के गेट की सीढ़ियों के ठीक पास, जहां छत इतनी संकरी थी कि बारिश को रोक नहीं पा रही थी, वहां गीले फर्श पर एक टोकरी रखी थी। आर्यन वहीं जम गया। टोकरी के अंदर कुछ ही महीनों का एक बच्चा हाथ पैर मार रहा था, जो एक पतले तौलिए में लिपटा था और पूरी तरह भीग चुका था। ठंड से उसका छोटा सा चेहरा नीला पड़ गया था, आंखें अधखुली थीं और नन्हे हाथ हवा में कुछ टकोल रहे थे, जैसे किसी सहारे की तलाश में हो। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बहुत अच्छे से जानता था कि पीछे छूट जाने का दर्द क्या होता है। 2 साल पहले आर्यन के माता पिता की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी, जब वे नाइट शिफ्ट से लौट रहे थे। केवल एक रात में आर्यन ने अपना परिवार, अपना घर और अपनी सुरक्षा सब कुछ खो दिया था। तब से वो बस अड्डों, रात के बाजारों और पुलों के नीचे भटकता रहा था, ऐसी कोई भी जगह जहां उसे बिना भगाए थोड़ी देर सोने दिया जाए। बारिश में उस बच्चे को अकेले पड़े देख आर्यन को लगा जैसे उसका सीना किसी ने भींच दिया हो। वो इसे यहां नहीं छोड़ सकता था। वो नीचे बैठा और बच्चे की हालत देखने के लिए तौलिए को थोड़ा हटाया। बच्चे की त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी और उसकी सांसें इतनी धीमी थीं कि हवा में गायब हो रही थीं। आर्यन ने इधर उधर देखा कि शायद कोई बड़ा व्यक्ति आसपास हो, लेकिन आधी रात को अस्पताल का गेट वीरान था। गार्ड शायद अंदर होंगे और बारिश से बचने वाले लोग जा चुके थे। आर्यन जी सोचा कि वो दौड़कर गार्ड को बुला ले, लेकिन जब उसने बच्चे के रोते हुए लाल चेहरे को देखा तो वो रुक गया। अगर ये बच्चा छोड़ दिया गया है तो क्या कोई इसे अपनाएगा? उसे वे कहानियां याद आईं जो उसने बड़े सड़क छाप बच्चों से सुनी थीं। अस्पताल के बाहर मिले बच्चे कभी अनाथालय भेज दिए जाते हैं तो कभी उनका पता ही नहीं चलता कि वे कहाँ गायब हो गए। आर्यन कुछ करना चाहता था, लेकिन वो खुद एक सड़क पर रहने वाला खाली हाथ बच्चा था। वो टोकरी के पास झुका और अपने शरीर से बारिश को रोकने की कोशिश की। अचानक बच्चा थोड़ा चुप हुआ और अपनी बड़ी आंखों से आर्यन की ओर देखने लगा। वो पल आर्यन के लिए इतना भावुक था कि उसका गला भर आया। वो एक ऐसी जान की नज़र थी जो किसी से अपनी जान बचाने की भीख मांग रही थी। वो नज़र बिल्कुल वैसी थी जैसी आर्यन की थी जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी और वो दुनिया को देख रहा था। बिना ये जाने कि अब जीने के लिए किसका सहारा ले, बिना ज्यादा सोचे आर्यन ने बच्चे को गोद में उठा लिया।
वो इतना हल्का था मानो हवा का एक झोंका उसे उड़ा ले जाएगा। आर्यन ने तौलिए को कसकर लपेटा और बच्चे के सिर को अपनी शर्ट से ढक लिया। रो मत, मैं हूं ना, आर्यन ने धीरे से फुसफुसाया। हालांकि उसे खुद नहीं पता था कि आगे क्या करना है। उसने चारों ओर देखा ताकि कोई अस्थायी पनाह मिल सके। वो बच्चे को इस तरह अस्पताल में नहीं छोड़ सकता था और ना ही यहां ज्यादा देर रुक सकता था। अगर बारिश जारी रही तो बच्चे को ठंड लग जाएगी जो जानलेवा हो सकती है। आर्यन ने फैसला किया कि वो पास की गलियों की ओर दौड़ेगा, इस उम्मीद में कि कोई छज्जा या सूखी जगह मिल जाए। दौड़ते हुए हर कदम के साथ बारिश का पानी उसके चेहरे पर थपेड़े मार रहा था और गीले कपड़े उसकी त्वचा से चिपक रहे थे। लेकिन आर्यन ने बच्चे को कसकर पकड़ रखा था, इस डर से कि अगर हाथ फिसला तो वे दोनों इस ठंडी बारिश में खो जाएंगे। अस्पताल की रोशनी से दूर आर्यन पानी से भरी गलियों के अंधेरे में दौड़ता रहा, जहां सिर्फ बारिश की आवाज और उसकी अपनी भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। उसकी गोद में बच्चा अब कम रो रहा था, बस कभी-कभी थकावट से हिचकी ले रहा था। हर हिचकी पर आर्यन और तेज दौड़ने लगता। चिंता से उसका दिल बैठा जा रहा था। एक बंद पड़ी मोटर रिपेयरिंग की दुकान के छज्जे के नीचे आर्यन सांस लेने के लिए रुका। उसने बच्चे को अपनी गोद में रखा और जांचा कि उसे सांस लेने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। तौलिए से कागज का एक छोटा टुकड़ा गिर गया। आर्यन ने उसे उठाया और सड़क की धुंधली रोशनी में पढ़ने की कोशिश की। कांपते हाथों से लिखी गई उस पर लिखा था, कृपया मेरे बच्चे का ख्याल रखें। मैं और नहीं कर सकती। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, बस इतना ही। लेकिन ये बताने के लिए काफी था कि उस माँ ने कितनी हताशा में बच्चे को छोड़ा होगा। आर्यन ने उस पर्ची को देखा और फिर अपनी गोद में लेटे बच्चे को। उसने सूखी थूक निकली। लोग देखभाल नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो कर सकता हूं ना, आर्यन ने खुद से पूछा। वो सिर्फ एक अनाथ लड़का था जिसके पास न पैसा था न घर, लेकिन अगर वो बच्चे को वहीं छोड़ देता तो क्या उसे कोई प्यार मिलता, या वो भी उन जगहों पर बड़ा होता जिसे कभी घर नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल आर्यन की तरह। तभी बिजली कड़की और आर्यन चौंक गया। उसने बच्चे को सीने से लगा लिया। जैसे डर हो कि आसमान उसे छीन न ले। उसने एक गहरी सांस ली और अपने माता पिता की मौत के बाद अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। वो इस बच्चे को पालेगा, चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे भविष्य कैसा भी हो, चाहे सड़क की जिंदगी कितनी भी कठोर क्यों ना हो। वो इस बच्चे को वैसे नहीं छोड़ेगा जैसे जिंदगी ने उसे छोड़ दिया था। अपनी बाहों में शांति से सांस लेते बच्चे को देखकर महीनों बाद पहली बार आर्यन को लगा कि उसके पास बचाने के लिए कुछ है। और दिल्ली की उस सर्द रात में एक अनकहा रिश्ता चुपचाप लेकिन मजबूती से बन गया। मानो किस्मत ने पहले ही ये तय कर रखा हो। एक सड़क का लड़का और एक छोड़ा हुआ बच्चा, दो लड़खड़ाती जिंदगियां अनजाने में एक दूसरे का सहारा बन गईं। और यहीं से कहानी शुरू होती है। जब वो बच्चा रिपेयरिंग शॉप के छज्जे से दूर हुआ, आर्यन ने महसूस किया कि हवा अभी भी गलियों में सनसना रही थी, जो अपने साथ ऐसी ठंडक ला रही थी जिससे उसका शरीर कांप रहा था। लेकिन हर बार जब वो नीचे उस बच्चे को देखता, जिसे उसने अब अंश नाम दिया था क्योंकि उसका छोटा सा मुंह एक छोटे से टुकड़े जैसा प्यारा था, आर्यन अपनी पकड़ मजबूत करता और आगे बढ़ता, मानो एक नई ताकत उसे आगे धकेल रही हो। अभी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अंश को बहुत ठंड लग रही थी और अगर उसे तुरंत गर्म नहीं किया गया तो उसे निमोनिया हो सकता था। आर्यन ये बात किसी डॉक्टर की वजह से नहीं, बल्कि अपने अनुभव से जानता था, क्योंकि उसने फ्लाईओवर के नीचे कई सर्द रातें बिताई थी और देखा था कि कैसे बारिश में भीगने के बाद अनाथ बच्चे हफ्तों तक खांसते रहते थे। उसने झुककर अंश के माथे को चूमा और अपनी पतली शर्ट उतारकर बच्चे को लपेट दिया। भले ही इससे उसे खुद दोगुनी ठंड लगने लगी। वे दोनों एक संकरी गली से होते हुए आगे बढ़े। आर्यन अपने पुराने ठिकाने फ्लाईओवर के नीचे नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वहां कई बड़े बेघर लोग रहते थे जो अक्सर शराब पीते थे, लड़ते थे और छोटे बच्चों का सामान छीन लेते थे। अंश जैसा छोटा बच्चा अगर वहां दिखा तो निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाएगा। उसे आज रात के लिए कोई सुरक्षित और छिपी हुई जगह चाहिए थी।
करीब 1 घंटे तक इधर-उधर भटकने के बाद आर्यन आखिरकार एक पुराने बंद पड़े ढाबे के पिछले हिस्से में रुका। ये वो जगह थी जहां वो कभी-कभी बहुत तेज बारिश होने पर छिपता था। हालांकि ये साफ सुथरा नहीं था, लेकिन वहां टीन की छत थी और हवा से बचने के लिए दीवारों का कोना था। आर्यन ने अपना कपड़े का थैला गीले सीमेंट के फर्श पर बिछाया, अंश को उस पर लिटाया और जल्दी से उसकी हालत जांची। अंश का चेहरा अब कम नीला था, लेकिन शरीर अभी भी ठंडा था। आर्यन ने अपने दोनों हाथों को रगड़कर गर्म किया और फिर उन्हें बच्चे के गालों और छाती पर रखा। जब अंश थोड़ा हिला तो आर्यन ने राहत की सांस ली। ठीक है, हिम्मत मत हारना, उसने फुसफुसाया। वो बच्चे के करीब झुका और अचानक उसे एहसास हुआ कि वो अंश से ज्यादा कांप रहा है। तब आर्यन को याद आया कि उसने पिछली शाम से कुछ नहीं खाया है। उसके कपड़े गीले थे और शरीर तेजी से गर्मी खो रहा था। लेकिन आर्यन ने इस बारे में ज्यादा देर नहीं सोचा। जैसे ही उसके पेट में भूख से गुड़गुड़ हुई, उसे तुरंत अंश का ख्याल आया। बच्चे को मुझसे पहले खाने की जरूरत है, उसने खुद को समझाया और खड़ा हो गया। पास में पड़ी एक पुरानी बोरी से बच्चे को ढक दिया। अब आर्यन अंश के लिए खाना खोजने निकल पड़ा। वो जानता था कि नवजात शिशुओं को दूध की जरूरत होती है, और एक बेघर बच्चे के लिए दूध ढूंढना आसान नहीं था। लेकिन उसे याद आया कि पास के बाजार में एक किराने की दुकान है जो अक्सर रात में एक्सपायर होने वाला दूध या डैमेज पैकेट बाहर फेंक देती है। सड़क के अन्य बच्चों ने उसे बताया था कि अगर ध्यान से चेक किया जाए तो वो दूध पीने लायक होता है। आर्यन को जोखिम उठाकर बारिश में वहां तक दौड़ना पड़ा। रास्ता फिसलन भरा था, लेकिन अंश को पीछे छोड़ने का विचार उसे और तेज दौड़ा रहा था। उसकी टूटी चप्पलें हर कदम पर पानी उछाल रही थीं। वहां पहुंचकर जैसा उसने उम्मीद की थी, दुकान के पास कूड़ेदान में कुछ दूध के पैकेट थे। भले ही वे थोड़े पिचके हुए थे और कुछ घंटे पहले एक्सपायर हो चुके थे, आर्यन ने एक एक पैकेट खोलकर सूंघा, जीभ से चखा और केवल वही रखा जिसमें कोई अजीब गंध नहीं थी। वो जानता था कि नवजात शिशु को सीधे पैकेट का दूध नहीं देना चाहिए। लेकिन ये एकमात्र विकल्प था। कम से कम भूखे रहने से तो बेहतर था। आर्यन ने खुद को यही समझाया। अगली समस्या थी फीडिंग बॉटल। आर्यन के पास असली बॉटल नहीं थी, बस एक खाली पानी की बॉटल थी। उसे याद आया कि उसने एक बार एक माँ को बोतल से बच्चे को दूध पिलाते देखा था। तो उसने बोतल के ढक्कन में छोटा छेद किया और उसमें कपड़े का एक टुकड़ा फंसा दिया ताकि दूध धीरे धीरे टपके। पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, लेकिन अभी यही एक रास्ता था। एक जंग लगे चाकू से जो उसे सड़क पर मिला था। ढक्कन को तैयार करने के बाद आर्यन उस जुगाड़ू दूध की बोतल के साथ अंश के पास वापस आया। उसने अंश को गोद में उठाया और बोतल के कपड़े वाले हिस्से को बच्चे के मुंह से लगाया। चमत्कारिक रूप से अंश ने दूध पीना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतना काफी था कि आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। हर बार जब अंश थोड़ा दूध निगलता, आर्यन का दिल खुशी से भर जाता। ऐसा लग रहा था कि भले ही वे कुछ घंटे पहले मिले हों, आर्यन इस नन्ही सी जान का एकमात्र सहारा बन गया था। जब अंश थोड़ा दूध पीकर उसकी बाहों में सो गया, तब जाकर आर्यन को अपनी थकान का एहसास हुआ। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी, ढाबे की दीवारों से हवा आ रही थी, लेकिन आर्यन के मन में एक दृढ़ निश्चय बन चुका था। वो अंश को उस गंदगी भरी जिंदगी में बड़ा नहीं होने देगा जो उसने खुद झेली है। भले ही आर्यन को नहीं पता था कि कल क्या होगा, क्या खाएंगे, कहाँ सोएंगे, लेकिन उसे एक बात का पक्का पता था, वो अंश को दोबारा अनाथ नहीं होने देगा। हो सकता है आर्यन सिर्फ एक गरीब सड़क का लड़का हो सकता है उसे बच्चों को पालने का कोई तरीका ना पता हो, लेकिन भगवान ने अंश को उसके हाथों में सौंपा था और वो अपनी जान लगाकर भी उसकी रक्षा करेगा। आर्यन ने सोते हुए अंश को देखा, जिसकी भौएं अभी भी हल्की सी सिकुड़ी हुई थीं, जैसे वो डरा हुआ हो। उसने बच्चे के माथे को सहलाया। कोई बात नहीं, भैया है ना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और इस तरह दिल्ली की उस सर्द रात में एक पुराने ढाबे के पीछे बिना खून के रिश्ते वाले दो बच्चों के बीच एक ऐसा बंधन शुरू हुआ जिसे पूरी जिंदगी कोई तोड़ नहीं सकता था। जब सुबह होने वाली थी, बारिश धीमी होकर बूंदाबांदी में बदल गई थी।
ठंड और थकान की वजह से आई कच्ची नींद से आर्यन अचानक जाग गया। सबसे पहले उसने अपनी आंखें मलने या खुद को गर्म करने के बजाय तुरंत नीचे झुककर उस बच्चे को देखा जो कपड़े के थैले पर लेटा था। अंश अभी भी सांस ले रहा था। उसके गालों पर रात के गर्म दूध की वजह से हल्की लाली थी। उसके नन्हे हाथ अभी भी तौलिए के किनारे को पकड़े हुए थे, जैसे सुरक्षा की तलाश में हो। ये देखकर आर्यन को इतनी राहत मिली कि लगा जैसे सीने से कोई भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन तुरंत ही एक नई चिंता ने उसे घेर लिया। दिन का उजाला एक ऐसे बेघर बच्चे के लिए खतरनाक होता है जिसके पास एक नवजात शिशु हो। इस इलाके के बड़े लोग अक्सर शक करते थे और यहाँ के कुछ दुकानदार बच्चों को मार पीट कर भगा देते थे। आर्यन जानता था कि वो इस ढाबे के पीछे ज्यादा देर नहीं रुक सकता। उसने गहरी सांस ली, अपना फटा हुआ बैग खींचा, अंश को अपनी सबसे सूखी शर्ट में लपेटा और ऊपर से बोरी डाल दी ताकि हवा न लगे। आर्यन ने अंश को उठाया, उस नन्हे शरीर की गर्मी महसूस की जो उसे आने वाले मुश्किल दिन का सामना करने की ताकत दे रही थी। चलो अंश, हमें दूसरी जगह ढूंढनी होगी, आर्यन ने धीरे से कहा, जैसे कोई वादा कर रहा हो। बाहर निकलते ही सुबह की धुंधली रोशनी थी। आसपास की सड़कें धीरे धीरे वाहनों के शोर और काम पर जाने वालों की आवाज से भरने लगी थीं। आर्यन गलियों में छिपते छिपाते चला ताकि लोगों की नजर उस पर ना पड़े। कभी कभी कुछ लोग उसे शक की निगाह से देखते। कुछ लोग कानाफूसी करते कि एक बच्चा दूसरे नवजात बच्चे को लेकर क्यों घूम रहा है। आर्यन सबसे बचता रहा, बस यही दुआ करता रहा कि कोई उसके पास ना आए। कुछ देर भटकने के बाद वो एक पुरानी इमारत के पीछे पहुंचा जिसे वो अपना दूसरा सुरक्षित ठिकाना मानता था। ये एक पुरानी रिहायशी कॉलोनी के पीछे का हिस्सा था जहां वो कभी कभी पानी मांगने आता था। उसने इमारतों के बीच एक ऐसी जगह ढूंढी जो रात की जगह से थोड़ी सूखी थी और वहां बदबू भी कम थी। आर्यन ने अंश को नीचे लिटाया और चेक किया कि क्या उसे तौलिया बदलने की जरूरत है। तभी उसे पता चला कि अंश का डायपर कपड़ा बहुत पहले ही गीला हो चुका है। वो होठ चबाते हुए सोचने लगा, बच्चों के लिए जो चीजें बुनियादी जरूरतें होती हैं, एक सड़क के बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी समस्या थी। सूखा कपड़ा, साफ पानी और दूध पाउडर, ये सब आर्यन की पहुंच से बाहर थे। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा, आर्यन ने खुद से कहा। उसने अंश को गोद में लिया और कॉलोनी के पीछे रखे बड़े कूड़ेदानों की तरफ गया जहां लोग अक्सर पुरानी चीजें फेंक देते थे। अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद कुछ मिल जाए, लेकिन आज किस्मत उसके साथ नहीं लग रही थी। पहले कूड़ेदान में सिर्फ प्लास्टिक और कचरा था, दूसरे में कुछ फटे कपड़े थे लेकिन इतने गंदे कि अंश को नहीं पहनाए जा सकते थे। तीसरे तक आते आते आर्यन लगभग निराश हो चुका था। कचरे की बदबू से उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन वो फिर भी ढूंढता रहा। उसे परवाह नहीं थी कि वो गंदा हो रहा है, उसे बस अंश के लिए कुछ साफ चाहिए था। अंत में जैसे भगवान ने उसकी परीक्षा ले ली हो, उसे एक पैकेट मिला जिसमें 2 डायपर बचे थे, जिसे शायद किसी ने पैकेट फटने की वजह से फेंक दिया था। वे थोड़े नम थे लेकिन गंदे नहीं थे। आर्यन को लगा जैसे उसे खजाना मिल गया हो। वो उन्हें लेकर अपनी जगह वापस दौड़ा और कांपते हाथों से अंश को साफ करके डायपर पहनाया। साफ होने के बाद अंश ने खुशी में हल्की आवाज निकाली। वो छोटी सी आवाज आर्यन के लिए किसी बड़े इनाम से कम नहीं थी। कुछ देर बाद जब अंश सो गया, आर्यन दीवार से टिककर आसमान की ओर देखने लगा। वो बहुत कुछ सोच रहा था। अब से हर दिन एक चुनौती होगी, खाना ढूंढना, पानी ढूंढना, नई जगह ढूंढना और बच्चे को सुरक्षित रखना। कोई नहीं जानता था कि वो एक छोड़े हुए बच्चे की देखभाल कर रहा है, और ना ही कोई ये जानता था कि उसने अंश को मिले हुए अभी 10 घंटे भी नहीं हुए हैं, फिर भी वो उसे अपने परिवार जैसा मानने लगा है। लेकिन वो जानता था कि वो जो कर रहा है सही है। तभी आर्यन ने गली के मुहाने से एक जानी पहचानी आवाज सुनी। वो घिसटती हुई चप्पलों की आवाज थी। ये सावित्री दादी थीं, जो पास के बाजार में मिठाई और नाश्ता बेचती थीं और अक्सर सुबह सामान लेने इधर से गुजरती थीं। आर्यन घबरा गया और अंश को छाती से लगा लिया।
लेकिन कदमों की आवाज पास आती गई। अगर दादी ने अंश को देख लिया तो क्या वे पुलिस को बता देंगी? क्या वे उसे भगा देंगी? इससे पहले कि वो और सोच पाता, सावित्री दादी सामने आ गईं। वो हमेशा की तरह अपनी पुरानी साड़ी और चेहरे पर झुर्रियों के साथ थीं। लेकिन उनकी आंखें बहुत तेज थीं। आर्यन ने मुंह छिपाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे देख लिया था। अरे आर्यन, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? उनकी आवाज में थोड़ी डांट और थोड़ी चिंता थी। आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। उसने अंश को छिपाने की कोशिश की। लेकिन दादी को कुछ गड़बड़ लग गई। उनकी नजर आर्यन के हाथों में हिलते हुए कपड़े पर पड़ी। वो रुक गईं। वो क्या है? तूने क्या छिपा रखा है? आर्यन ने थूक निगला। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। फिर उसने धीरे से कपड़ा हटाया और सोते हुए बच्चे का चेहरा दिखा दिया। सावित्री दादी की आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, तुझे ये बच्चा कहाँ से मिला? आर्यन ने कांपती आवाज में कल रात की पूरी कहानी बता दी। कैसे बच्चा अस्पताल के बाहर मिला, कैसे वो उसे बारिश से बचाने के लिए ले आया। दादी सुनते सुनते पिघल गईं। जब आर्यन ने कहा, मैं इसे वहां छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सका क्योंकि मुझे डर था कि ये ठंड से मर जाएगा। तो दादी ने एक गहरी सांस ली। तू सच में दिल का बहुत अच्छा है, उन्होंने धीरे से कहा और अंश को देखने के लिए झुकी। ला, मुझे देखने दे। सावित्री दादी ने अंश के माथे को छूकर देखा और उसकी सांसें जांची। भले ही वो डॉक्टर नहीं थी, लेकिन सालों तक अपने बच्चों और नातियों को पालने का अनुभव उन्हें बता रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। ये थोड़ा ठंडा है और इसने पेट भर खाया भी नहीं है। ला, मैं तेरी मदद करती हूं। कल रात के बाद पहली बार आर्यन को लगा कि अब उसे दुनिया से अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा, और यही वो पल था जिसने अंश और आर्यन को उनकी किस्मत के उस मोड़ के करीब ला दिया जो आगे उनका इंतजार कर रहा था। सावित्री दादी ने अंश को थोड़ी देर और देखा। उनकी बूढ़ी आंखों में चिंता और ममता साफ झलक रही थी। आर्यन बगल में खड़ा था। उसके हाथ अभी भी डर से कांप रहे थे। डर कि बच्चा बीमार ना हो जाए, डर कि दादी उसे डांटेंगी या कुछ और बुरा हो जाएगा। लेकिन दादी ने सिर्फ एक गहरी सांस ली, अपनी टोकरी नीचे रखी और उस दुबले पतले लड़के की ओर मुड़ी। आर्यन, तुझे समझना होगा, एक नवजात बच्चे को पालना बच्चों का खेल नहीं है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि एक सीख थी। लेकिन जिस तरह तू इसे पकड़े हुए है, मैं देख सकती हूं कि तू इसे छोड़ना नहीं चाहता। आर्यन ने सिर झुकाकर हामी भरी। उसे नहीं पता था कि और क्या कहे। बस इतना जानता था कि वो अंश की सुरक्षा के लिए कुछ भी करेगा। दादी ने हाथ आगे बढ़ाया। दे, इसे मुझे दे, मैं जरा देखूं। आर्यन कुछ सेकंड झिझका, फिर धीरे से अंश को दादी के हाथों में सौंप दिया। दादी ने उसे ऐसे उठाया जैसे कोई अनुभवी माँ उठाती है, सिर को सहारा देते हुए, और अंश की सांस और रंग को गौर से देखा। ये भूखा है, उन्होंने निष्कर्ष निकाला। कल रात जो थोड़ा बहुत दूध तूने पिलाया वो काफी नहीं है। इतना छोटा बच्चा अगर ज्यादा देर भूखा रहे तो बहुत खतरनाक होता है। ये सुनकर आर्यन का दिल बैठ गया। वो खतरे को जानता था और अपनी बेबसी पर उसे रोना आ रहा था। सावित्री दादी ने उसे देखा और अचानक कहा, मेरे साथ चल। ये एक साधारण सा वाक्य था, लेकिन आर्यन के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा था। उसने अपना सामान उठाया और दादी के पीछे पीछे चल दिया। दादी उसे स्थानीय बाजार में अपनी छोटी सी दुकान पर ले गईं। उनकी दुकान छोटी थी लेकिन साफ सुथरी थी। आर्यन कई बार यहां से गुजरा था, लेकिन कभी इतना पास नहीं आया था। और ना ही कभी सोचा था कि वो एक बच्चे के साथ यहां आएगा। इसे यहां लिटा दे, दादी ने एक स्टूल पर साफ कपड़ा बिछाते हुए कहा। अंश को नीचे लिटाया गया। दिन की रोशनी में उसका चेहरा थोड़ा सिकुड़ा हुआ लग रहा था। आर्यन चिंता में वहां खड़ा रहा। दादी ने नीचे के शेल्फ से शिशुओं के लिए दूध पाउडर का एक डिब्बा निकाला, जो उन्होंने शायद कभी किसी और के लिए रखा होगा। मैं इसे हमेशा रखती हूं, पता नहीं कब किसे जरूरत पड़ जाए, उन्होंने कहा। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। वो इतना आभारी महसूस कर रहा था। दादी ने गर्म पानी से बोतल को धोया और सही मात्रा में दूध बनाया। उनका हर काम आर्यन को एक नई दुनिया दिखा रहा था,
एक ऐसी दुनिया जहां बच्चे की सही देखभाल होती है, जो उसे कभी नहीं मिली थी। दरवाजे के ठीक सामने कदमों की आवाज रुकते ही कमरे के अंदर की हवा जैसे जम गई। आर्यन ने अंश को इतना कसकर भींच लिया कि उसे डर लगा कहीं वो बच्चे को चोट ना पहुंचा दे। लेकिन अंश को खोने का डर किसी भी अन्य चीज से बड़ा था। सावित्री दादी दरवाजे के सामने ढाल बनकर खड़ी थीं। उनके हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन आंखों में उन्होंने संयम बनाए रखने की पूरी कोशिश की। दादी, मैं उनसे बात करता हूं, आर्यन के मुंह से निकला। उसकी आवाज सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। नहीं। दादी ने तुरंत उसका कंधा पकड़ लिया। तू सामने गया तो वे तुरंत समझ जाएंगे। आर्यन ने होंठ इतने जोर से काटे कि खून निकल आया, लेकिन उसने सिर हिला दिया। आर्यन के लिए इस वक्त लोगों को अंश को दिखाना उसे तराजू पर रखकर बोली लगवाने जैसा था। बाहर गलियारे से एक आदमी की आवाज आई, जो निश्चित रूप से सर्च टीम या वॉलंटियर्स में से कोई था। हर दरवाजा खटखटाओ, ये इलाका अस्पताल के पास है, संभावना बहुत ज्यादा है। दूसरे ने जवाब दिया, जी सर, ये कमरा अभी चेक नहीं किया है। फिर दरवाजे पर एक सख्त, कड़क लेकिन बिना बदतमीजी वाली दस्तक हुई। माताजी, माफ कीजिएगा, हम बस एक बार चेक करना चाहते हैं। हम लापता बच्चे को ढूंढ रहे हैं। आर्यन का दिल जोर से धड़का, जैसे युद्ध का नगाड़ा बज रहा हो। तभी अंश थोड़ा हिला, उसके होंठ हिले, जो रोने का संकेत था। आर्यन ने तुरंत उसे अपनी छाती से लगाया। धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाई और अपनी गर्म सांसों से उसे शांत करने की कोशिश की। अगर अंश रोया तो इसी पल सब खत्म हो जाएगा। दादी ने दरवाजा थोड़ा सा खोला, अपने शरीर से ज्यादातर हिस्सा ब्लॉक कर दिया ताकि बाहर वाला अंदर न देख सके। बेटा, तुम लोग क्या चेक करोगे? मैं बूढ़ी हूं, इस कमरे में अकेली रहती हूं। दादी ने अपनी आवाज को जितना हो सके स्वाभाविक रखने की कोशिश की। बाहर खड़े आदमी ने अपना आईडी कार्ड दिखाया। जी, हम बस तसल्ली के लिए एक नजर देखना चाहते हैं। हो सकता है बच्चा रिहायशी इलाके में कहीं छोड़ दिया गया हो, इसलिए हम हर कमरे में जा रहे हैं। एक नजर, दादी ने दोहराया। पसीना उनके माथे पर आ गया था, जबकि गलियारे में ठंडक थी। मेरा कमरा बहुत छोटा है, इसमें क्या होगा? जी आप समझिए, ये हमारा काम है। उस आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया और दरवाजे को थोड़ा और धकेलने की कोशिश की। दादी ने तुरंत उसे रोका। बेटा, जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना, कोई नहीं है। दादी की आवाज सामान्य से थोड़ी ऊंची हो गई थी, जिससे उस आदमी को हल्का शक हुआ। माताजी, हम परेशान नहीं करेंगे, बस कुछ सेकंड लगेंगे। कमरे के अंदर आर्यन ने ये सुना तो उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसने छिपने की जगह ढूंढी, लेकिन वो कमरा इतना छोटा था और खिड़की इतनी ऊंची कि वो बिना शोर मचाए बाहर नहीं जा सकता था, और अंश उसकी गोद में था। वो कैसे भागता? अभी वो सोच ही रहा था कि दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज और करीब आ गई। आर्यन ने बच्चे को भींच लिया। डर से उसकी छाती फूल रही थी। उसी वक्त जैसे जिंदगी में कोई आखिरी चमत्कार बचा हो, अंश ने हिलना बंद कर दिया। शायद आर्यन की बाहों की कसक और गर्म सांसों ने उसे सुरक्षित महसूस कराया। उसने बस एक दो बार होंठ हिलाए और फिर से आर्यन की छाती में मुंह छिपा लिया। उसकी सांसें सामान्य हो गईं। आर्यन लगभग रोने वाला था, क्योंकि वो जानता था कि बच्चे ने सबसे खतरनाक पल में उसे बचा लिया है। बाहर दादी को आवाज धीमी करनी पड़ी। उन्होंने कमजोरी का नाटक किया ताकि समय मिल सके। बेटा, मैं बुजुर्ग हूं, चलने फिरने में दिक्कत होती है। कमरा बिखरा पड़ा है, तुम यहीं से देख लो ना। जी कोई बात नहीं माताजी, हम जल्दी कर लेंगे। आदमी ने दरवाजे को थोड़ा और जोर से धक्का दिया। दादी में अब रोकने की ताकत नहीं बची थी। उनके पैर फर्श पर फिसल गए। दरवाजा थोड़ा और खुल गया, जिससे अंदर की थोड़ी रोशनी बाहर और बाहर की रोशनी उस जगह पड़ने लगी जहां आर्यन और अंश बैठे थे। बस 10 इंच और आर्यन सामने होता। ठीक उसी पल गलियारे में किसी बच्चे के दौड़ने की आवाज आई। सावित्री दादी, आपने दरवाजा बंद कर लिया, माँ ने सामान भेजा है। एक पड़ोसी की छोटी बच्ची खाने का थैला लिए दौड़ती हुई आई, जिससे सर्च टीम को अचानक रुकना पड़ा। वो बच्ची सीधे दादी के दरवाजे तक आई। उसकी मासूम आवाज गूंजी, दादी ये लो, माँ ने कहा है खा लेना ताकि दुकान पर बैठने की ताकत रहे।
फिर उसकी नजर वहां खड़े आदमियों पर पड़ी। अरे अंकल, आप किसे ढूंढ रहे हो? आदमी ने धैर्य से जवाब दिया। बेटा, हम एक खोए हुए बच्चे को ढूंढ रहे हैं। बच्ची ने आंखें बड़ी की। उसकी मासूमियत इतनी सच्ची थी कि कोई शक नहीं कर सकता था। इस कमरे में यहां तो कोई नहीं है अंकल। मैं रोज यहां आती हूं, दादी तो अकेली रहती हैं। उस बच्ची की ये सहज, सच्ची और बेफिक्र बात ने आर्यन और अंश को उस तलवार की धार से बचा लिया जो उनकी गर्दन पर लटक रही थी। आदमी ने बच्ची को देखा, फिर दादी को। उसे लगा कि शायद वो एक बुजुर्ग महिला को बेवजह परेशान कर रहा है। उसने सिर हिलाया। जी ठीक है, हम चलते हैं। वे पीछे हटे और दूसरे कमरों की तरफ बढ़ गए। जब कदमों की आवाज दूर हो गई, दादी के कंधे झुक गए। उनका पूरा शरीर ढीला पड़ गया। उन्होंने जल्दी से लेकिन धीरे दरवाजा बंद किया और उस पर टिककर ऐसे हांफने लगी जैसे मीलों दौड़कर आई हों। आर्यन अभी भी अंश को लिए बैठा था। पसीने से उसकी शर्ट भीग चुकी थी, हाथ कांपना बंद नहीं कर रहे थे। वो बस बाल बाल बचा था। उसे लगा जैसे उसने मौत के मुंह से वापसी की है। दादी उसके पास आईं और सामने बैठ गईं। आर्यन, देखा तूने, हम हमेशा नहीं छिप सकते। उन्होंने घेराबंदी कर ली है। देर सवेर वे वापस आएंगे। आर्यन बुरी तरह कांप रहा था। मुझे नहीं पता क्या करूं। अगर उन्होंने दरवाजा थोड़ा और खोला होता तो। दादी ने उसका हाथ पकड़ा। तुझे समझना होगा, अब ये बात तेरे हाथ में नहीं है। लेकिन आर्यन ने जोर से सिर हिलाया। उसके आंसू अंश के हाथों पर गिर रहे थे। नहीं, मैं तैयार नहीं हूं, अभी नहीं। मैं उसे नहीं खो सकता। मैंने उसी के लिए तो जीना शुरू किया है। जब से वो मिला है, मैंने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया है। वो मेरा एकमात्र परिवार है। दादी ने आह भरी। उनकी आंखों में दर्द था। तू उसे अपने सगे बेटे जैसा मानता है, लेकिन तुझे समझना होगा कि वे भी अपने सगे बेटे को ढूंढ रहे हैं। मैं समझता हूं, आर्यन ने कहा। लेकिन इस समझ से मेरा दर्द कम नहीं होता। ये सुनकर दादी के पास कहने को कुछ नहीं बचा। वे जानती थीं आर्यन सही कह रहा है। सच्चा प्यार किसी तर्क को नहीं मानता। दोनों अभी संभल भी नहीं पाए थे कि दादी का फोन बज उठा। उन्होंने स्क्रीन देखी और रुक गईं। कौन है दादी? आर्यन ने पूछा। मकान मालिक, दादी ने कहा। उनकी आवाज तनाव से भरी थी। आर्यन के पेट में मरोड़ उठने लगी। दादी ने फोन उठाया। उधर से मकान मालिक की आवाज तेज और घबराई हुई थी। सावित्री जी, आज दोपहर कुछ लोग आपके कमरे के बारे में पूछ रहे थे। वे कह रहे हैं कि खबर मिली है कि इस इलाके में कोई बच्चा देखा गया है। आप कुछ छिपा तो नहीं रही? पुलिस और वॉलंटियर्स की टीम फिर से आ रही है। दादी ने आर्यन की तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे उसे किसी ने कोने में घेर लिया हो। दादी ने कुछ देर बात की, भरोसा दिलाया और समय मांगा। फोन कट गया, लेकिन मकान मालिक की आखिरी बात ने दोनों को पत्थर कर दिया। लापता बच्चे के घर वाले भी उनके साथ आ रहे हैं। सावित्री जी, वे बस आने ही वाले हैं। आर्यन सन्न रह गया। उसका दिल जैसे जमीन पर गिर गया हो। अंश के माता पिता आ रहे हैं। अब कोई वॉलंटियर नहीं, कोई पूछताछ करने वाला नहीं, सीधे माता पिता। वे आ रहे हैं। वे बस इस दरवाजे के बाहर खड़े होने वाले हैं। आर्यन ने अंश को बहुत जोर से पकड़ लिया। उसके नन्हे कंधे कांपने लगे। उसने अपना चेहरा अंश के मुलायम बालों में छिपा लिया और फुसफुसाया। मेरे भाई, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें और कितनी देर अपने पास रख पाऊंगा। उस पल में आर्यन समझ गया कि उसका और अंश का साथ अब बस कुछ मिनटों का मेहमान है। गलियारे में भारी कदमों की आवाज ऐसे गूंजने लगी जैसे आर्यन की छाती पर नगाड़े बज रहे हों। हर कदम का मतलब था कि उनका साथ खत्म होने वाला है। दादी दरवाजे पर जड़वत खड़ी थीं। उनके दोनों हाथ चिंता में बंधे हुए थे। आर्यन ने अंश को अपनी छाती से चिपका लिया, लगभग अपनी पतली शर्ट के अंदर छिपा लिया। उसका छोटा सा दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था बाहर वाले भी सुन लेंगे। बाहर से एक महिला की रोती हुई आवाज आई, प्लीज जल्दी दरवाजा खटखटाओ, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके बाद एक पुरुष की आवाज आई, जो शांत रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें भी कंपन था। एक एक कमरा चेक करना होगा, हमें हर जगह देखना है। ये अंश के असली माता पिता थे।
आर्यन ने उन्हें कभी नहीं देखा था, लेकिन वो तुरंत पहचान गया, क्योंकि ऐसी दर्दनाक आवाज किसी और की नहीं हो सकती, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने अपना बच्चा खोया हो। आर्यन को लगा उसके पैरों से जान निकल गई है। अगर वे इस दरवाजे के सामने खड़े हो गए तो अंश उसके हाथों से हमेशा के लिए चला जाएगा। कोई चमत्कार अब नहीं बचा पाएगा। दादी ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। आर्यन, मेरी बात सुन, चाहे जो भी हो तुझे शांत रहना होगा। वे बुरे लोग नहीं हैं, वे उसके माता पिता हैं। लेकिन इन शब्दों ने आर्यन के दिल को और भींच दिया। मैं जानता हूं, वो फुसफुसाया। गला रुंध गया था, लेकिन मैं भी उससे प्यार करता हूं, अपनी जान से भी ज्यादा। बाहर बातें करने की आवाज और करीब आ गई। एक वॉलंटियर बोला, इस लाइन का आखिरी कमरा सावित्री माता जी का है, इसके बाद ये ब्लॉक खत्म। तुरंत मां की आवाज आई, हे भगवान, बस मेरा बच्चा यहीं मिल जाए। ये सुनकर आर्यन अपने कान बंद कर लेना चाहता था, डर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे खुद पर अपराधी जैसा महसूस हो रहा था। दादी ने आर्यन को देखा, उनकी आंखों में दया और पीड़ा थी। अगर तू उनकी जगह होता तो तू भी यही दुआ करता कि कोई तेरे माँ बाप को बचा ले, जैसे वे अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। आर्यन ने सिर झुका लिया। उसके कंधे हिल रहे थे। दादी की ये कड़वी सच्चाई आर्यन के दिल के सबसे गहरे जख्म को कुरेद गई, वो जख्म जो उसे 2 साल से सता रहा था। लेकिन आर्यन के लिए अंश सिर्फ एक बच्चा नहीं था जिसे बचाया जाना था। अंश वो हिस्सा था जिसने उसे ये महसूस कराया था कि दुनिया इतनी क्रूर नहीं है। वो वजह था जिसकी वजह से वो सबसे ठंडी रातों में भी हार नहीं माना। वो पहली जान थी जिसने उसकी गरीबी और गंदगी को देखे बिना उसका हाथ थामा था। हर गुजरता सेकंड कदमों की आवाज को करीब ला रहा था और आखिरकार वे दरवाजे पर रुक गए। उस मां के गहरी सांस लेने की आवाज आई और फिर 3 बार दस्तक हुई। हर दस्तक आर्यन के दिल पर हथौड़े की तरह लगी। माताजी, माफ कीजिएगा। क्या आपने 5 महीने के किसी बच्चे को देखा है जो इस फोटो जैसा दिखता हो? उस महिला की आवाज में इतनी तड़प और विनती थी कि सुनने वाले का भी दम घुट जाए। दरवाजा हल्का सा हिला, लेकिन दादी ने अभी नहीं खोला। वे पीछे मुड़ी और आर्यन को देखा। उनकी आंखें उससे पूछ रही थीं, अब क्या? और उस पल आर्यन समझ गया कि वो एक ऐसे फैसले के सामने खड़ा है जो अंश के भविष्य और उसकी खुद की नन्ही सी आत्मा का फैसला करेगा। वो छिप सकता था, पिछले दरवाजे से भाग सकता था, गलियों में गायब हो सकता था, लेकिन वो जानता था कि जरा सी भी धक्का मुक्की अंश को चोट पहुंचा सकती है। एक और ठंडी रात उसे बीमार कर सकती है। एक बार गलत तरीके से दूध पिलाना खतरनाक हो सकता है। वो अंश से प्यार करता था, लेकिन क्या वो प्यार इतना बड़ा था कि वो अंश को उस जिंदगी से दूर रखे जो उसे मिलनी चाहिए? या ये सिर्फ एक डरे हुए बच्चे की स्वार्थ थी जो दोबारा अकेला नहीं होना चाहता? आर्यन ने अंश को देखा। वो उसकी गोद में मजे से सो रहा था। उसके छोटे होंठ हल्के से मुड़े हुए थे, जैसे वो सबसे सुरक्षित जगह पर हो। बस उसे सोता देख आर्यन को इतना दर्द हुआ जैसे कोई उसका दिल निचोड़ रहा हो। और फिर उसके दिल ने, जो अभी कच्चा था, एक ऐसा सच स्वीकार कर लिया जिसे उसका दिमाग अभी तक नहीं मान पा रहा था। अंश को अपने पास रखना मतलब उसके माता पिता से उसे छीनना, ठीक वैसे ही जैसे एक दिन जिंदगी ने आर्यन से उसके माता पिता छीन लिए थे। ये सच आर्यन के गले में इतना अटका कि उसे दीवार का सहारा लेना पड़ा। बाहर पिता का धैर्य जवाब दे रहा था। उन्होंने फिर से दस्तक दी, थोड़ी जोर से। माताजी प्लीज। दरवाजा खोलिए। उस आवाज ने आर्यन को उसकी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले पर पहुंचा दिया। वो फैसला जो उसके माता पिता के जाने से भी ज्यादा दर्दनाक था। उसने एक गहरी सांस ली, अंश को आखिरी बार कसकर भींचा और फिर दादी की तरफ देखकर धीरे से सिर हिला दिया। दादी समझ गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा।
बस आर्यन के हाथ पर अपना हाथ रखा, जैसे उसे ताकत दे रही हो। दादी ने दरवाजा खोला। इससे पहले कि वे कुछ कह पाती, मां लगभग अंदर गिरती हुई आई। आंटी, बस एक बार देखने दीजिए प्लीज। पिता उनके पीछे थे। हाथ में रोहन अंश की फोटो थी और वे कांप रहे थे। जैसे ही उनकी नजर कमरे में घूमी और कोने में आर्यन को अंश को गोद में लिए देखा, उनकी दुनिया जैसे थम गई। मां अपने बच्चे का नाम पुकारने से पहले ही घुटनों पर गिर पड़ी। पिता, जो इतने दिनों से खुद को संभाले हुए थे, अपना संयम खो बैठे। उन्होंने एक लंबा कदम बढ़ाया और फिर रुक गए, जैसे डर हो कि उनकी जल्दबाजी बच्चे को डरा ना दे। आर्यन वहां खड़ा था, अंश को सीने से लगाए। उसका दिल इतना दुख रहा था कि उसे लगा अब धड़कना बंद कर देगा। अंश के माता पिता उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, कोई आरोप नहीं था, बल्कि वे ऐसे देख रहे थे जैसे आर्यन के कांपते हाथों में उनकी पूरी दुनिया रखी हो। क्या तुम ही हो जिसने मेरे बच्चे को सुरक्षित रखा? मां ने कहा। उनकी आवाज टूट टूट कर आ रही थी। आर्यन ने सिर झुका लिया, मुट्ठियां भींच लीं। उसके होंठ कांप रहे थे। वो बस 4 शब्द बोल पाया, ये आपका है आंटी। उसने धीरे से अंश को आगे बढ़ा दिया। ये ऐसा था जैसे वो अपना खुद का दिल निकालकर किसी और को दे रहा हो, नरम, कमजोर और चोटों से भरा हुआ। जैसे ही मां ने अंश को गले लगाया, वे फूट फूट कर रो पड़ी। उनके कंधे आंधी में पेड़ की तरह हिल रहे थे। पिता ने आर्यन के सिर पर हाथ रखा, गुस्से से नहीं बल्कि कृतज्ञता से। उनकी हर सांस में एहसान था। शुक्रिया बेटा, तुमने मेरे बेटे को बचा लिया। आर्यन ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगर वो अंश को 1 सेकंड के लिए भी देखता तो वो टूट जाता। दादी आगे बढ़ी और आर्यन के कंधे को थाम लिया, जैसे डर हो कि वो गिर ना जाए। और तभी आर्यन की जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल आया। अंश अपनी मां की गोद में कुलबुलाया और रोने लगा, डर के मारे नहीं बल्कि अपनी जानी पहचानी गर्माहट और गंध को पहचानने के कारण। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो उसकी नजर आर्यन की तरफ थी। उसके नन्हे हाथ हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे वो उस हाथ को ढूंढ रहा हो जिसने उसे पिछले कुछ दिनों से संभाला था। वो पल आर्यन के दिल को सचमुच चीर गया। मां ने मुड़कर आर्यन को देखा। उन्होंने देखा कि अंश आर्यन की तरफ देख रहा है और वे तुरंत समझ गईं। बिना कुछ कहे वे अंश को लेकर आर्यन के पास आईं। बेटा, पास आओ, ये तुम्हें याद कर रहा है। आर्यन के पैर जैसे जम गए थे। वो हिल नहीं पा रहा था, लेकिन दादी ने धीरे से उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे आगे बढ़ाया। जब आर्यन ने अपना हाथ बढ़ाया और उस नन्हे हाथ को छुआ, अंश ने तुरंत उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे वो आर्यन को जाने नहीं देना चाहता हो। अंश की आंख से एक आंसू आर्यन के हाथ पर गिरा और फिर आर्यन की आंख से एक आंसू उसके पीछे गिरा। पिता ने झुककर उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा। ये मत सोचना कि तुमने कुछ खोया है। तुमने इसे वो दिया है जो हम पूरी जिंदगी नहीं चुका सकते। लेकिन आर्यन ने बस सिर हिलाया, सीने में उठ रही हिचकी को दबाते हुए। मुझे कुछ नहीं चाहिए अंकल, बस ये खुश रहे। उसने अपनी रुलाई निगलते हुए कहा, प्लीज। आप इसे मुझसे भी ज्यादा प्यार करना। मां ने अंश को गले लगाया, लेकिन उनका एक हाथ आर्यन के कंधे पर भी था, जैसे वे एक साथ 2 बच्चों को गले लगा रही हों। अगर तुम नहीं होते तो शायद हम इसे हमेशा के लिए खो देते। हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आर्यन को यकीन नहीं हुआ। उसकी जिंदगी में किसी ने इतना बड़ा वादा कभी नहीं निभाया था। लेकिन उन दोनों की आंखों में कुछ ऐसा था जिससे दादी को राहत मिली। शायद आर्यन की जिंदगी में पहली बार। बड़े लोग उसे सचमुच परिवार की नजर से देख रहे थे। आर्यन वहां खड़ा था। उसका हाथ अभी भी अंश के हाथ में था। दिल दर्द से भरा था, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि वो समझ गया था कि सही काम करना कभी-कभी दुनिया का सबसे दर्दनाक काम होता है, और उसने वही सही काम किया था। बाहर दिल्ली में हल्की धूप निकलने लगी थी, लेकिन उस छोटे कमरे में आर्यन का दिल अभी भी ठंड से ठिठुर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अब कुछ ही पलों में
अंश का नन्हा हाथ उसके हाथ से छूट जाएगा और उसे एक बार फिर अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा। इस बार दर्द पहले से 1000 गुना ज्यादा होगा। जब अंश के माता पिता उसे आर्यन की गोद से लेकर जाने लगे तो समय जैसे थम गया। आर्यन को अपनी ही धड़कनें सुनाई देने लगीं। हर धड़कन एक हथौड़े की चोट जैसी थी। अंश का नन्हा हाथ अभी भी आर्यन की शर्ट के कॉलर को कसकर पकड़े हुए था, जैसे वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे दूसरी गोद में क्यों दिया जा रहा है। जब वो हाथ धीरे धीरे फिसला तो आर्यन को लगा जैसे किसी ने उसके शरीर का कोई हिस्सा खींच लिया हो। ये दर्द किसी चोट जैसा नहीं था, बल्कि एक ऐसे गहरे खालीपन जैसा था जहां दिल धड़कना भूल जाता है, बस एक सन्नाटा रह जाता है। माँ ने अंश को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी, जैसे सालों का दर्द आंसुओं में बह रहा हो। पिता, जो अब तक खुद को संभाले हुए थे, आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में वो खुशी थी जो बहुत दिनों बाद लौटी थी, लेकिन साथ ही एक गहरा आभार भी था। आर्यन ये सब देख रहा था। एक तरफ वो खुश भी था कि अंश को उसका असली परिवार और सुरक्षित घर मिल गया, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका था, जैसे कांच का महल बिखर गया हो। शुक्रिया बेटा, हम तुम्हारे एहसानमंद हैं, पिता ने कहा। उनकी आवाज भर्राई हुई थी और कांप रही थी। अगर तुम ना होते तो पता नहीं हमारे बच्चे का क्या होता। तुमने हमें हमारी जिंदगी वापस दी है। आर्यन सिर झुकाए खड़ा रहा। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। शब्द उसके गले में ही अटक गए थे। मां अंश को लेकर उसके करीब आईं। जब अंश ने आर्यन को देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। उसके चेहरे पर पहचान की चमक आ गई और उसने अपनी वही प्यारी सी ऊ आ वाली आवाज निकाली। ये नजारा आर्यन के दिल में कांटे की तरह चुभ गया। वो नन्ही जान उसे अभी भी याद करती है, उसे अभी भी चाहती है। बेटा, मां ने रोते हुए कहा, ये तुम्हें पहचानता है, ये तुम्हें बहुत चाहता है। आर्यन ने मुश्किल से थूक निगला और बहुत धीमी टूटी हुई आवाज में कहा, मैं बस यही चाहता हूं कि ये अच्छी जिंदगी जिए, इसे कभी दुख ना मिले। पिता ने आर्यन की आंखों में देखा और गंभीरता से कहा, तुमने वो किया है जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। हम पुलिस को बताएंगे कि तुमने इसे बचाया और पाला है। कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, कोई तुम्हें चोर नहीं समझेगा। तुम हमारे लिए फरिश्ते हो। जब वे दरवाजे की ओर मुड़े तो पिता रुके और कहा, और अगर तुम चाहो तो हम संपर्क में रहना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि जब सब ठीक हो जाए तो तुम रोहन, मतलब अंश, से मिलो। आर्यन ने धीरे से, बहुत कमजोरी से सिर हिलाया। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है अंकल। उसे डर था कि अगर वो दोबारा मिला तो फिर कभी अलग नहीं हो पाएगा। उसका दिल दोबारा टूटने को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मां समझ गई। उन्होंने आर्यन के माथे को चूमा। ये सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं था, बल्कि इस बात की स्वीकृति थी कि वो अब उनकी कहानी का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकले, अंश जोर से रो पड़ा। उसने अपने हाथ आर्यन की तरफ फैला दिए। उसका चेहरा लाल हो गया। आर्यन के पैरों से जान निकल गई। वो वहीं जमीन पर ढह गया। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि उसकी चीख बाहर न निकल जाए। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए। अंश का रोना कमरे को चीर रहा था। वो पुकार रहा था। वो आवाज गलियारे में दूर होती गई, धीमी होती गई और अंत में सन्नाटा छा गया। दरवाजा बंद हुआ और आर्यन की दुनिया खाली हो गई। ना कोई रोने की आवाज, ना कोई छोटी सी गर्मी, ना कोई नन्हा हाथ जो उसकी उंगली पकड़े। आर्यन ने घुटनों में सिर दिया और कांपने लगा। 2 साल का अकेलापन जिसे वो भूलने लगा था, फिर से लौट आया था, और इस बार ये पहले से कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा अंधेरा था। सावित्री दादी उसके पास बैठी और उसके कांपते कंधों को थाम लिया। रो ले बेटा, जी भर के रो ले, इसे अंदर मत रख। आर्यन अब और नहीं रोक पाया। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हिचकियां कमरे में गूंजने लगीं। दादी, मुझे माफ कर दो, मैं बेवकूफ हूं। मुझे पता था मैं उसे नहीं रख सकता। लेकिन बहुत दर्द हो रहा है दादी, ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगा। दादी ने उसे कसकर गले लगाया,
जैसे वो खुद उनका बच्चा हो। मैं समझती हूँ बेटा, तूने उसे अपनी जान से ज्यादा चाहा है। दर्द होना लाजमी है। आर्यन ने आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ ऊपर देखा। लेकिन अब मैं फिर अकेला हो गया, अब मेरा कोई नहीं है। दादी ने उसके आंसू पोंछे और उसकी आंखों में देखा। नहीं, तू अब अकेला नहीं है, तेरे पास मैं हूं। आर्यन ने सिर हिलाया। मुझे डर लगता है। सब मुझे छोड़ जाते हैं, माँ बाबा भी चले गए, अंश भी चला गया। दादी ने उसका चेहरा अपनी झुर्रियों वाले हाथों में लिया। मैं बाकी लोगों जैसी नहीं हूं। जिस दिन तू उस बच्चे को लेकर यहां आया था, तू मेरा पोता बन गया था। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो हो जाए। उस रात आर्यन दादी के सीने से लगकर रोता रहा, लेकिन इस बार उसे चुप कराने वाला कोई था। बाहर रात गहरी थी, लेकिन उस छोटे से कमरे में एक नए रिश्ते की नींव पक्की हो रही थी। एक 10 साल के बच्चे के अंदर कुछ बदल रहा था, एक गहरा घाव जो धीरे धीरे उसकी ताकत बनने वाला था। अगले कुछ दिन आर्यन के लिए बहुत भारी थे। वो छोटा सा कमरा उसे काटने को दौड़ता था। जहां अंश सोता था, आर्यन वहां घंटों बैठा रहता, उस जगह को छूता रहता जहां उसका बिस्तर था। वो कुछ खाता नहीं था, बस चुपचाप दीवार को घूरता रहता। दादी उसे समझाती, तूने सही किया है आर्यन, तूने उसे बचाया है, तूने उसे जीवन दिया है। ये खोना नहीं है, ये प्यार का सबसे बड़ा सबूत है। एक दिन दादी ने उससे एक जरूरी बात कही। उनका स्वर गंभीर था। आर्यन सुन, अब तू सड़क पर वापस नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं। सड़क पर रहने वाले बच्चों की जिंदगी बहुत छोटी और खतरनाक होती है। मैं तुझे खोना नहीं चाहती। आर्यन ने चौंक कर पूछा, लेकिन मैं कहाँ जाऊं? मेरा तो कोई घर नहीं है। यहीं रह मेरे साथ, ये अब तेरा घर है। मेरा कमरा छोटा है, लेकिन हम दोनों के लिए काफी है, दादी ने कहा। ये सुनकर आर्यन को लगा जैसे किसी ने उसकी ठंडी रूह पर गर्म कंबल डाल दिया हो। सालों बाद किसी ने उसे घर दिया था। उसने धीरे से पूछा, क्या मैं स्कूल जा सकता हूं? दादी थोड़ा चौंक गई, फिर उनकी आंखों में चमक आ गई। तुझे पढ़ना है? हाँ, आर्यन ने कहा। मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। मुझे गणित और चित्रकारी पसंद थी। मैं कुछ बनना चाहता हूं, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं तुझे पढ़ाऊंगी। भले ही मेरी कमाई कम है, लेकिन तू पढ़ेगा, हम रास्ता निकालेंगे। उसी शाम जब वे खाना खा रहे थे, दादी का फोन बजा। ये एक अनजान नंबर था। दादी ने उठाया और उधर से अंश के पिता की आवाज आई। नमस्ते माताजी, मैं रोहन का पिता बोल रहा हूं। हम बताना चाहते थे कि रोहन ठीक है। डॉक्टर ने कहा है वो स्वस्थ है, उसे कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन एक बात है, उनकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। कल रात वो सो नहीं रहा था, बहुत रो रहा था। फिर जब हमने उसे वो पुराना तौलिया दिया जिसमें आर्यन ने उसे लपेटा था, तो वो उसे पकड़कर तुरंत सो गया। वो आर्यन को याद करता है। आर्यन पास बैठा ये सब सुन रहा था। उसका दिल भर आया। पिता ने आगे कहा, हम आपका और आर्यन का एहसान कभी नहीं भूल सकते। अगर आप इजाजत दें तो हम कल आपसे मिलने आना चाहते हैं। आर्यन घबरा गया। वो मिलना नहीं चाहता था, इसलिए नहीं कि वो नाराज था, बल्कि इसलिए कि उसे डर था कि वो दोबारा बिखर जाएगा। लेकिन पिता ने फोन पर कुछ ऐसा कहा जिससे आर्यन की दुनिया बदल गई। आर्यन हमारे परिवार का रक्षक है, हम उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। अगर वो चाहे तो हम उसकी पढ़ाई और कागजी कार्रवाई की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। हम उसे एक भविष्य देना चाहते हैं। अगली सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं, आर्यन को एक अजीब सी बेचैनी और उम्मीद महसूस हुई। लगभग 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार कोई जल्दबाजी नहीं थी, बहुत सम्मानजनक और सौम्य दस्तक थी। दादी ने दरवाजा खोला। अंश के माता पिता वहां खड़े थे, थके हुए लेकिन खुश। मां की गोद में अंश था। उसने साफ और सुंदर कपड़े पहने थे, लेकिन जैसे ही अंश ने आर्यन को देखा, वो खुशी से चिल्लाया। उसके पैर चलने लगे और वो हाथ हिलाने लगा। ये देखकर आर्यन के पैर कांपने लगे। वो चाहकर भी अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाया। पिता ने झुककर उसे नमस्ते किया। नमस्ते बेटा, हम फिर से धन्यवाद देने आए हैं। मां ने अंश को आर्यन के करीब किया। देखो,
ये तुम्हें कितना याद करता है। ले लो इसे, ये तुम्हारी गोद में आना चाहता है। आर्यन ने डरते डरते हाथ आगे बढ़ाए। जैसे ही अंश उसकी गोद में आया, उसने आर्यन की गर्दन पकड़ ली और अपना सिर उसके कंधे पे रख दिया। पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हमने सुना है तुम पहले बेघर थे और तुम्हारे माता पिता नहीं हैं। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे पेपर्स और तुम्हारे भविष्य का सारा खर्चा उठाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम एक बड़े स्कूल में जाओ। आर्यन को यकीन नहीं हुआ। ये किसी सपने जैसा था। अंकल, आप सच में? हाँ बेटा, क्योंकि तुम इसके हकदार हो। ये कोई भीख नहीं है, ये सम्मान है, पिता ने कहा। लेकिन आर्यन ने एक सवाल पूछा जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अगर मैं पढ़ लिख गया तो क्या मैं अंश से फिर कभी मिल पाऊंगा? या जब मैं बदल जाऊंगा तो आप मुझे भूल जाएंगे? कमरे में सन्नाटा छा गया। मां ने आर्यन के बराबर झुककर उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें भूल जाएंगे? तुम हमारी कहानी का सबसे अहम हिस्सा हो। हम चाहते हैं कि तुम रोहन से मिलो, उसके साथ खेलो, उसे पढ़ाओ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक स्थिर जीवन चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम उसके बड़े भाई बनकर रहो, सड़क के बच्चे बनकर नहीं। दादी ने बीच में कहा, आर्यन देख, वे तुझे दूर नहीं कर रहे, वे तुझे बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं ताकि तू गर्व से अपने भाई से मिल सके। आर्यन की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं भी उससे मिलना चाहता हूं। भले ही दूर से नहीं, पिता ने कहा, तुम हमारे घर आ सकते हो। हमारा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। उस दिन दोपहर में वे सब साथ मिलकर स्थानीय सरकारी दफ्तर गए। ये नज़ारा अजीब था। एक अमीर जोड़ा, एक साधारण बूढ़ी औरत और एक पूर्व बेघर बच्चा सब एक साथ चल रहे थे। उन्होंने आर्यन के जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के लिए आवेदन किया। अधिकारी हैरान था कि ये लोग एक सड़क के बच्चे की मदद क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब अंश के पिता ने कहा, हम इस बच्चे की जिम्मेदारी लेते हैं, ये हमारे परिवार जैसा है, तो सारा काम आसान हो गया। जब अधिकारी ने फॉर्म में अनाथ लिखने के लिए पूछा तो आर्यन को चुभन हुई, लेकिन पिता ने तुरंत कहा, अब इसके पास लोग हैं, ये अकेला नहीं है। वहां से वे पास के एक अच्छे प्राइवेट स्कूल गए। प्रिंसिपल ने उनकी कहानी सुनी और आर्यन को दाखिला देने के लिए मान गए। सिर्फ 1 साल पीछे है, अगर ये मेहनत करेगा तो कवर कर लेगा, उन्होंने कहा। आर्यन ने प्रिंसिपल से वादा किया, मैं बहुत मेहनत करूंगा सर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। स्कूल के गेट पर खड़े होकर आर्यन ने उन बच्चों को देखा जो यूनिफॉर्म में खेल रहे थे। उसे अपना पुराना बचपन याद आ गया जो एक हादसे में खो गया था। मां ने पूछा, क्या तुम अंश को गोद लेना चाहोगे? आर्यन ने हाथ आगे बढ़ाए। अंश तुरंत उसकी गोद में आ गया और हंसने लगा। देखना, जब तुम स्कूल से आओगे तो शाम को हमारे घर आकर इससे खेलना, मां ने कहा। ये तुम्हारा इंतजार करेगा। उस शाम जब आर्यन अपने नए स्कूल बैग, कागजात और ढेर सारी उम्मीदों के साथ दादी के साथ वापस आ रहा था, उसे लगा कि उसका जीवन पूरी तरह बदल गया था। अब उसके पास 2 परिवार थे, एक जिसने उसे आसरा दिया, दादी, और एक जिसने उसे भविष्य दिया, अंश का परिवार। आने वाले हफ्तों में आर्यन की जिंदगी पटरी पर आ गई। वो रोज सुबह तैयार होकर स्कूल जाता, शाम को दादी की मदद करता और अक्सर वीकेंड पर अंश के घर जाता। अंश उसे देखते ही भैया कहने की कोशिश करता और दौड़कर उसके पास आता। 1 साल बाद आर्यन पढ़ाई में क्लास में सबसे आगे था। उसकी लिखावट सुंदर हो गई थी और उसने दोबारा पेंटिंग शुरू कर दी थी। उसकी पहली पेंटिंग में बारिश की एक रात और एक टोकरी थी। एक दिन अंश के पिता ने आर्यन को अपने पास बिठाया। वे गंभीर लग रहे थे। आर्यन, हम चाहते हैं कि तुम ये जान लो, तुम्हारे पास हमेशा 2 घर हैं। तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो या दादी के साथ। तुम हमारे बेटे जैसे हो और ये घर भी तुम्हारा है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए आंखों में चमक लिए कहा, मैं दादी से बहुत प्यार करता हूं। उन्होंने मुझे तब अपनाया जब मेरे पास कुछ नहीं था। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं आपसे और अंश से भी प्यार करता हूं। मुझे 2 घर चाहिए। क्या मैं दोनों जगह का बेटा बन सकता हूं? और सब हंस पड़े। माहौल हल्का हो गया। अंश, जो अब चलने लगा था, लड़खड़ाते कदमों से चलकर आया और आर्यन के पैर पकड़ लिए।
आर्यन अब वो डरा हुआ बेघर बच्चा नहीं था, वो एक भाई था, एक पोता था और एक बेटा था। उस तूफानी रात ने उसे सब कुछ छीनकर उसे उससे कहीं ज्यादा दे दिया था। उसने सीखा कि दुनिया में नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो घूमकर वापस आती है और अक्सर पहले से ज्यादा खूबसूरत होकर आती है। आर्यन की कहानी ये साबित करती है कि अंधेरे में जलाई गई एक छोटी सी मोमबत्ती भी पूरी जिंदगी को रोशन कर सकती है। आर्यन का जीवन खोने, पाने और समय से पहले बड़े हो जाने की एक यात्रा है, लेकिन सबसे बढ़कर ये इस सच्चाई का प्रमाण है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं कि सबसे अंधेरे हालात में भी एक नेक दिल खिल सकता है। आर्यन वो बच्चा था जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, परिवार, घर, बचपन और सुरक्षा का एहसास। वो दुनिया की भीड़ में एक रेत के कण की तरह भटक रहा था जिसे हवा कहीं भी उड़ा ले जाती, जिसका कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जब उसे अंश मिला तो उसका वो दिल, जिसके बारे में दुनिया सोचती थी कि गरीबी और अकेलेपन ने उसे पत्थर बना दिया होगा, उसने पूरी शिद्दत से प्यार करना सीखा। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना एक नन्ही सी जान की रक्षा की। ये हमें पहला सबक सिखाता है, हम कहाँ पैदा हुए या हमारे हालात क्या हैं, ये मायने नहीं रखता। हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं यही तय करता है कि हम कौन हैं। एक सड़क पर रहने वाला, धूल में सना और अभावों में जीने वाला बच्चा भी वो कर सकता है जो कई बड़े और सक्षम लोग करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। बिना किसी नाम या इनाम की उम्मीद के त्याग करना। दूसरा सबक उस सबसे दर्दनाक पल में छिपा है जब आर्यन को अंश को उसके असली माता पिता को सौंपना पड़ा। वो सिर्फ बिछड़ने का पल नहीं था, बल्कि वो समय था जब आर्यन को अपने खुद के दिल में झांकना पड़ा। उसने स्वीकार किया कि सच्चा प्यार कभी-कभी सही समय पर हाथ छोड़ने का नाम होता है। आर्यन भाग सकता था, अपने डर और अकेलेपन की वजह से अंश को अपने पास रखने की जिद कर सकता था, लेकिन वो समझ गया था कि अगर वो बच्चे को सिर्फ अपनी खुशी के लिए अपने पास रखता है तो वो प्यार नहीं बल्कि स्वार्थ होगा। उस एक दर्दनाक फैसले ने आर्यन को उसकी उम्र के किसी भी अन्य बच्चे से ज्यादा समझदार बना दिया। और यहीं पर यह कहानी हमें एक गहरा पाठ पढ़ाती है। प्यार का मतलब हमेशा अधिकार जताना नहीं होता, कभी-कभी प्यार का मतलब होता है जिसे हम चाहते हैं उसकी खुशी को अपने दर्द से ऊपर रखना। आर्यन ने अंश को खो दिया, लेकिन उस खोने में उसने अपना आत्मसम्मान और अपनी कीमत पाई, वो चीज जिसके बारे में उसे पहले कभी यकीन नहीं था कि वो उसका हकदार है। लेकिन जिंदगी ने उस बच्चे को हमेशा के लिए दर्द में नहीं रहने दिया। जब अंश के माता पिता वापस आए तो वे आरोप लगाने या पूछताछ करने के लिए नहीं, बल्कि आभार व्यक्त करने और उसे सहारा देने के लिए आए थे। ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। नेकी हमेशा अपना रास्ता ढूंढकर देने वाले के पास वापस आती है। आर्यन ने अंश को बचाते समय किसी चीज की मांग नहीं की थी। उसने वो किया जो उसके दिल ने सही माना। और उस निस्वार्थ फैसले ने एक पूरे परिवार को उसकी जिंदगी में ला खड़ा किया। उसे वो मौका दिया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक दूसरा घर, पढ़ाई का भविष्य और सबसे बढ़कर एक इंसान के रूप में पहचाने जाना जो प्यार का हकदार है। जिंदगी ऐसी ही है। कभी-कभी दया का एक छोटा सा काम दोनों पक्षों की किस्मत बदल सकता है। अच्छाई कभी नहीं मरती, वो बस घूमकर सबसे खूबसूरत तरीके से वापस आती है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते। ये कहानी हमें घावों के भरने का पाठ भी पढ़ाती है। चाहे घाव कितना भी गहरा हो, अगर उसे सही हाथों और सही दिल का साथ मिले तो वो भर सकता है। सावित्री दादी इसका जीता जागता सबूत है। अपनी ईमानदारी से उन्होंने आर्यन को एहसास दिलाया कि अभी भी ऐसे बड़े लोग हैं जो उसे बोझ नहीं बल्कि परिवार मानते हैं, और अंश के परिवार ने अपने निस्वार्थ आभार से उसे ये महसूस कराया कि उसकी कद्र है। वो सुरक्षित है और वो उनका हिस्सा है। इन दो तरह के लोगों की वजह से, एक गरीब लेकिन ममता से भरी बूढ़ी औरत और एक अमीर परिवार जो नेकी के आगे झुकना जानता है, आर्यन ने सीखा कि इंसान सिर्फ दर्द से बड़ा नहीं होता, बल्कि प्यार से भी बड़ा होता है। और कभी-कभी
एक बच्चे के टूटे हुए मन को जोड़ने के लिए बस 3 शब्दों की जरूरत होती है, तुम अनमोल हो। अंश के परिवार के चुनाव को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। असली दुनिया में अक्सर रुतबे, पैसे या सफलता वाले लोग अनजाने में खुद को दूसरों से ऊपर समझते हैं और ये भूल जाते हैं कि कृतज्ञता भी एक कीमती गुण है। लेकिन अंश के माता पिता ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सम्मान को चुना, उन्होंने झुकना चुना। उन्होंने एक सड़क के बच्चे के लिए अपना दिल और घर दोनों खोल दिए। वे हमें सिखाते हैं कि अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि दिल में होती है। हम कमज़ोरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं यही तय करता है कि हम असल में कितने अमीर हैं। उन्होंने आर्यन की मदद सिर्फ एहसान चुकाने के लिए नहीं की, बल्कि इसलिए कि क्योंकि उन्होंने पहचाना कि वो उस मौके का हकदार है, और यही बात उन्हें सही मायनों में नेक दिल बनाती है। अंत में इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि कोई भी हमेशा के लिए अंधेरे में रहने के लिए पैदा नहीं होता। चाहे शुरुआत कितनी भी काली और मुश्किल क्यों ना हो, अगर दिल में थोड़ी सी भी गर्मी बची है, अगर कोई एक इंसान भी हम पर भरोसा करता है, अगर हम प्यार करने की हिम्मत रखते हैं और सही रास्ता चुनते हैं, तो जिंदगी हमें नया पन्ना पलटने का मौका जरूर देती है। आर्यन इसका सबूत है। एक कोने में ठिठुरते हुए बच्चे से लेकर वो अंश का प्यारा भैया बना, 2 परिवारों का बेटा बना, और सबसे बढ़कर वो खुद अपनी पहचान बनाए, एक ऐसा लड़का जो हिम्मत और करुणा से भरा है। आर्यन का सफर हमें याद दिलाता है कि सबसे घनघोर बारिश वाली रात में भी दिल से लिया गया एक सही फैसला रोशनी के आने का रास्ता खोल सकता है। आर्यन और अंश की कहानी किसी जादू, किसी ताज या महल के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कीमती चीजों के साथ खत्म होती है। नेकी जिसका फल मिला, दर्द जो प्यार से भर गया, और एक बच्चा जो अपनी जिंदगी के नए दौर में इस विश्वास के साथ कदम रख रहा है कि दुनिया में अभी भी साफ दिलों के लिए जगह है। यही सबसे बड़ी सीख है, हमेशा अच्छाई को चुनें, क्योंकि यही वो एकमात्र चीज है जो आपकी और आपके आसपास के लोगों की जिंदगी बदल सकती है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आर्यन और अंश की ये भावनात्मक कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक बटन दबाना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी नई कहानी को मिस न करें। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और हम जल्द ही मिलेंगे अगली कहानियों में। धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आर्यन और अंश की ये कहानी आपके दिल को गहराई तक छू गई होगी। मैं जानना चाहता हूं कि आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। कमेंट में अपने शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। हमें जानकर बहुत खुशी होगी आपको ये कहानी कैसी लगी। क्या आर्यन के त्याग और इस भावनात्मक सफर ने आपकी आंखों में भी आंसू ला दिए? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई प्रेरणादायक या दिल को छू लेने वाली कहानी है, या आपने अपने आसपास ऐसी नेकी देखी है, तो उसे कमेंट में लिखकर या हमें संदेश भेजकर जरूर बताएं। हम आपकी कहानी को दुनिया तक पहुंचाना चाहेंगे ताकि अच्छाई की ये चेन आगे बढ़ती रहे। अपना ख्याल रखें और प्यार बांटते रहें।